So today we are going to start with Java revision. तो आपका next exam जो है वो Java का है, right? And we will be doing one shots first. Object oriented programming using Java. आपका subject code है 1040. ठीक है? So इसमें हमारे पास as usual सारे syllabus आपके 4 units में divided होते हैं. So we have 4 units divided over here. So आज हम पहले करेंगे one shot for unit 1. सो यूनिट 1 में आपके पास क्या क्या है, आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऊप, एप्लीकेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ ऊप। देन जावा बेसिक्स में आ जाएगा जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे है, उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसके फीचर्स क्या है, सी प्लस प्लस और जावा में डिफरेंस क्या है। मैंने अभी आपको सेमेस्टर 4 का पेपर शेयर किया था, उनका पेपर हो गया है ऑलरेडी जावा का। ठीक है, नेक्स्ट उनका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। तो आप लोगों के ये दो सब्जेक्ट्स कॉमन है, ठीक है, इस साल के लिए, क्योंकि इस साल सिलेबस चेंज हुआ है। आपके 4 सेमेस्टर वाले सब्जेक्ट्स मूव करके उन्होंने सेकेंड सेमेस्टर में डाल दिए थे। ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन जावा एंड सी प्लस प्लस अभी पेपर में आया भी है क्वेश्चन। जावा आर्किटेक्चर में जेडीके क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, जेआरई क्या होता है, और उसके बाद ये जो टॉपिक्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जावा टोकन्स, ये सब आपने सी लैंग्वेज में भी पढ़े हुए हैं और अभी आपने पूरा साल जावा में भी पढ़े। सो वी आर जस्ट गोइंग टू रिवाइज। सो जावा टोकन्स, बेसिक्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, डेटा टाइप्स, लिटरल्स, वेरिएबल, स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल, ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग सिलेक्शन, लूपिंग एंड एरेस। So this all is part of unit 1. ठीक है, so फटाफट से मुझे बताओ what do you understand by oops? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से आप क्या समझते हो? What do you understand by object oriented programming paradigm? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम का मतलब होता है जहां पर आपकी प्रोग्रामिंग रिवॉल्व्स अराउंड द ऑब्जेक्ट्स। अब हम अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? सो ऑब्जेक्ट इज समथिंग व्हिच हैज एग्जिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ इट्स फीचर्स एंड द फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन इट। सो ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? अ रियल टाइम और अ रन टाइम एंटिटी। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट वर्ड का मतलब होता है रियल और रन टाइम एंटिटी व्हिच हैज certain features and operations to be performed on those features. ठीक है, तो हमारे पास कुछ तो आपके फीचर्स हैं, रियल टाइम और रन टाइम एंटिटी व्हिच हैज सर्टेन फीचर्स एंड ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन दोज फीचर्स, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम पहले बनाते हैं क्लास। क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब है एक ऐसा प्रोग्रामिंग स्टाइल जहां पर आपकी जो कोडिंग है वो मोस्टली ऑब्जेक्ट्स के अराउंड होगी। हम हर चीज को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे और उसके ऊपर वर्क करेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं और वो स्पेसिफिक फीचर्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स हैं, ऊप्स फीचर्स जिसे आप कह सकते हो। सो ऊप्स के फीचर्स में आपके पास सबसे पहला फीचर है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन जो भी हमने कंसेप्ट देखा कि क्लासेस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसी के ऊपर बेस्ड है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है रैपिंग अप ऑफ डेटा। ठीक है, सो आप अपना डेटा और उस पे काम करने वाले फंक्शंस को एक ही यूनिट के अंदर कंबाइन करते हो, जिस यूनिट को क्लास कहा जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? encapsulation. So encapsulation is wrapping up of data and the functions to work upon it is encapsulation. इसी के ऊपर बेस्ड आपको दो फीचर्स और मिल जाते हैं। एक होता है डेटा हाइडिंग जिसे डेटा सिक्योरिटी भी कहा जाता है, एंड द अदर वन इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, देन वी हैव इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। एंड सिंस जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो यहाँ पर एक और फीचर है जो हम यूज करते हैं इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम, व्हिच इज कंकरेंसी। ठीक है, कंकरेंसी सी प्लस प्लस में नहीं होता। दैट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट जावा इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
सो इनकैप्सुलेशन का मतलब है क्लास को क्रिएट करना, रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस इन अ सिंगल यूनिट इज इनकैप्सुलेशन। इसमें जनरली हमारे पास 3 स्कोप्स होते हैं, बट मेजरली कैटेगराइज करूँ तो एक प्राइवेट है, एक पब्लिक है। प्रोटेक्टेड इज देयर बट दैट इज यूज ओनली इन केस ऑफ इनहेरिटेंस। अब प्राइवेट मतलब जो चीज क्लास को बिलोंग करती है, कोई और उसे यूज नहीं कर सकता। पब्लिक वो है जो क्लास में है, लेकिन उसे क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हैं, क्लास के बाहर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो प्राइवेट, पब्लिक, प्राइवेट मेंबर्स कैन बी यूज ओनली विद इन द क्लास, पब्लिक कैन बी यूज फ्रॉम आउटसाइड एज वेल एज फ्रॉम इनसाइड। सो डेटा हाइडिंग क्या हो गई, ये चीज कि डेटा को जनरली हम प्राइवेट रखते हैं और फंक्शंस को हम जनरली पब्लिक रखते हैं। तो जो डेटा है वो पब्लिक फंक्शंस के थ्रू तो यूज हो सकता है, लेकिन आउटसाइड द क्लास यूज नहीं हो सकता। तो आपका डेटा सिक्योर है, हिडन है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ समथिंग। जैसे कि मैं आपको कह दूं कि भाई मेरे पास ये क्लास है जिसका नाम है स्ट्रिंग। अब अगर आपको इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप डॉट टू अपर केस कॉल कर लो, स्ट्रिंग कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगी। लोअर केस कॉल कर लो तो लोअर में कन्वर्ट हो जाएगी। बट डू यू एक्चुअली नो द कोडिंग कि वो कैसे हो रहा है? आपको उसकी कोडिंग देखने की, जानने की जरूरत नहीं है। दैट इज ऑटोमेटिकली डन। ठीक है, दैट इज ऑटोमेटिकली डन, क्योंकि आपको उसका ओवरव्यू पता है। उसे हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। आप सिर्फ कॉल करोगे, काम हो जाएगा, पर किसी ने तो डिफाइन किया है ना। तो डिफाइन करने वाले को डिटेलिंग पता है, तो दूसरे बंदे को डिटेलिंग पता हो उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम उसको डिस्कस कर सकते हैं बाय जस्ट यूजिंग इट functions and using its interface. ठीक है, that is called data abstraction, right? Then comes inheritance. एक क्लास को यूज करके जब हम दूसरी क्लास क्रिएट करते हैं, so using features of one class when you create another class, that is called inheritance. ठीक है, जैसे कि रेक्टेंगल क्लास है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ है, फिर आपने उसको इनहेरिट करके क्यूबॉइड बना लिया जिसमें हाइट और ऐड कर दी, so that is inheritance. So reusability of code इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, और एक क्लास को यूज करके दूसरी क्लास बनाना इज इनहेरिटेंस। अभी आगे जाके इनहेरिटेंस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। Polymorphism means many forms. When a single thing has many forms, it's called polymorphism. Like plus in Java will add the two numbers. But if you are using it with strings, it will concatenate the two strings, right? So it will concatenate the two strings. So that is polymorphism. Then you have concurrency, कि आप एक टाइम पे नॉर्मली एक ही फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है। जैसे आपने सी में देखा कि मेन चल रहा है, मेन किसी फंक्शन को कॉल करता है तो कंट्रोल उस फंक्शन पे जाता है, फंक्शन एग्जीक्यूट होता है और फिर कंट्रोल वापस आ जाता है। बट कंकरेंसी में मल्टीपल फंक्शंस साइमल्टेनियसली काम करते हैं, और वो पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ अ टॉपिक कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। दैट इज अगेन इन योर यूनिट 4। वी विल बी डिस्कसिंग इट इन यूनिट 4। ठीक है, तो ये तो ऊप्स के फीचर्स हो गए। इसके ऊपर आपको थ्योरी लिखनी आनी चाहिए क्योंकि आपको क्वेश्चन आ सकता है। राइट, इज दिस क्लियर? मैम, डू वी हैव वेक्टर्स इन आवर सिलेबस? नहीं बेटा, वेक्टर्स एज सच डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है। वेक्टर इज अ प्रीडिफाइंड क्लास जो एरेस के लिए ही यूज होती है। ऐसे ही एक एरे लिस्ट क्लास भी होती है जावा में। सो एरे लिस्ट क्लास इज ऑल्सो यूज टू मेंटेन एरेज ऑफ फ्लेक्सिबल साइज। जैसे अगर हम नॉर्मल एरे बनाते हैं तो हमें साइज बताना पड़ता है कि हम 10 साइज का एरे बना रहे हैं या 15 साइज का एरे बना रहे हैं। लेकिन ये जो प्री डिफाइंड क्लासेस हैं जैसे कि वेक्टर, एरे लिस्ट, इनमें आपको साइज नहीं बताना पड़ता। आप सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो एंड देन यू कैन कीप एडिंग द वैल्यूज। ठीक है, अगर आपके पेपर में कहीं पे वेक्टर वर्ड यूज होता है, दैट मीन्स आपको 1D एरे ही एक्सप्लेन करना है। सो अलग से वेक्टर आपको कुछ नहीं करना। वेक्टर बेसिकली है रिजेंबल्स अ वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब हमारे पास इसके डिफरेंसेस क्या है, प्रोसीजरल में और ऊप्स में क्या डिफरेंस होते हैं। प्रोसीजरल होती है आपकी टॉप डाउन अप्रोच, ऊप्स होती है आपकी बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, टॉप डाउन का मतलब क्या है कि हम पहले पूरा बड़ा टास्क लेते हैं और सीधे ही सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। बॉटम अप में पहले पूरे टास्क को छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहले आप छोटे छोटे पार्ट्स को सॉल्व करते हो, उसको जोड़ जोड़ के हम बड़े की तरफ बढ़ते जाते हैं और पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फोकस किस पे होता है, टास्क पे। काम होना चाहिए कैसे भी हो। ठीक है, यहाँ पर फोकस होता है कि हमें डेटा को मेंटेन करते हुए सारा काम करता होता है। ठीक है, सो दिस इज टॉप डाउन हो गया, बॉटम अप हो गया, फोकस ऑन टास्क, फोकस ऑन डेटा। ये मेन डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे डिफरेंसेस आप ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग नहीं होती है,
concurrency is not there, यहाँ पर होती है, is present. ठीक है, सेम वे क्लासेस का कंसेप्ट नहीं होता, यहाँ पर होता है. क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट नहीं होता, यहाँ पर होता है. यहाँ फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होती. So we cannot have more than one function with same name, whereas we can have in oops. ठीक है, so ये कुछ differences हैं, बाकी इसका proper difference मैं आपको एक notes की form में दे दूंगी, just have to learn that. ठीक है, ऐसे ही आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है सी प्लस प्लस और जावा में. सो आपसे पूछ सकते हैं सी प्लस प्लस और जावा में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये दोनों ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं. सो जावा क्या है आपकी, ये मैंने आपको एक पीडीएफ शेयर भी की थी, इफ यू रिमेम्बर, डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस एंड जावा वाली. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, और ये क्या है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सी प्लस प्लस में क्लास बनाना ऑप्शनल है, क्लास क्रिएशन इज ऑप्शनल. आप बिना क्लास क्रिएट किए भी प्रोग्राम बना सकते हो सी प्लस प्लस में, है ना. तो अगर आपको एक प्रोग्राम बनाना है, विशेष ये तो नहीं कहेंगे कि डिपेंडेंट है, पर हाँ इन कंपैरिजन टू जावा थोड़ी सी डिपेंडेंट है. ठीक है, क्लास क्रिएट करना हमारे पास सी प्लस प्लस में ऑप्शनल है, हम चाहे तो बनाए चाहे तो ना बनाए. वी कैन मेक प्रोग्राम विदाउट हैविंग अ क्लास ऑल्सो. ठीक है, इन केस ऑफ जावा बिना क्लास के प्रोग्राम बनता ही नहीं है. सो क्लास क्रिएशन इज अ मस्ट. आप ये कह सकते हो कि दिस इज पोर्टेबल, मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तो है, बट दिस इज हाईली पोर्टेबल. ये हर तरह के सिस्टम पे चल जाती है, किसी भी तरह का हो, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, एनीवेयर. ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास क्लास क्रिएशन इज ऑप्शनल, पोर्टेबल, क्लास क्रिएशन इज मस्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड स्टैटिकली, ऑब्जेक्ट्स कैन बी एलोकेटेड बोथ कंपाइल टाइम एंड रन टाइम. सो उनको स्टैटिक मेमोरी भी एलोकेट हो सकती है एंड डायनामिक मेमोरी भी एलोकेट हो सकती है. जावा में ऑब्जेक्ट स्टैटिकली बनते ही नहीं है, ऑब्जेक्ट्स कैन बी एलोकेटेड ओनली एट रन टाइम. इसमें हमेशा न्यू की हेल्प से ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, बिना उसके आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो ही नहीं सकता. ठीक है, दिस इज नॉट स्ट्रिक्ट विद द एरे बाउंड्रीज. सी प्लस प्लस इज नॉट स्ट्रिक्ट विद एरे बाउंड्रीज, क्योंकि आप यहाँ पर क्या करते हो, अगर आपने 10 साइज का एरे दे दिया सी में या सी प्लस प्लस में, और आपने इंडेक्स यूज कर लिया 12 13, तो एरर नहीं आता कभी भी. बट जावा में आता है. जावा इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट एरे बाउंड्रीज. आपने अगर 5 साइज का एरे दिया है तो आप 0 से 4 तक ही पोजीशन यूज कर पाओगे. ठीक है, आप और कोई पोजीशन यूज करोगे तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा. ठीक है, सी प्लस प्लस की एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत वीक है, जावा की एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत स्ट्रांग है. मल्टीपल इनहेरिटेंस सी प्लस प्लस में होती है, यस. इन जावा में डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती है. ठीक है, देन आपके पास फंक्शन ओवरलोडिंग तो खैर दोनों में है. ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक कंसेप्ट होता है. सो वी कैन ओवरलोड द ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस, वी कैन नॉट ओवरलोड द ऑपरेटर्स इन जावा. सो ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो सी प्लस प्लस में पॉसिबल है, जावा में नहीं है. पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर मैनिपुलेशन इज पॉसिबल इन सी प्लस प्लस, पॉइंटर मैनिपुलेशन इज नॉट पॉसिबल इन जावा. ठीक है, टेम्पलेट्स नाम की एक चीज होती है जिसे जेनरिक डेटा टाइप बोलते हैं. तो जेनरिक डेटा टाइप सी प्लस प्लस में है, जावा में नहीं है. मल्टी थ्रेडिंग जावा में है, मतलब कंकरेंट प्रोग्राम्स जो हैं, जो फंक्शंस हैं, साइमल्टेनियस फंक्शन एग्जीक्यूशन इज पॉसिबल इन जावा. इट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सी प्लस प्लस. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको बतानी है. सी प्लस प्लस इज ओनली कंपाइल्ड, सी प्लस प्लस कंपाइल होती है, exe बन जाती है. जावा इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड. ठीक है, तो जावा में कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज होते हैं. जावा में फाइल का नाम वही होना चाहिए जो उस क्लास का नाम है जिसमें मेन है. सी प्लस प्लस में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है. सी प्लस प्लस इज नॉट दैट स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज. जावा इज अ वेरी स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज. मतलब अगर आप यहाँ पर एक वैल्यू को, जैसे अगर सी प्लस प्लस है, सी प्लस प्लस में आपने इंट एन डिक्लेयर किया और आप एन में 7.5 करोगे तो एन के अंदर 7 आ जाएगा इससे. ठीक है, वो एरर नहीं देगा. लेकिन इन केस ऑफ जावा अगर आपने ऐसा किया है तो यू विल गेट एरर ओवर हियर. तो यहाँ पे हमें एरर आ जाएगा, वो कहेगा पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिशन. तो ये असाइनमेंट ही पॉसिबल नहीं होगी. दोनों ऊप से विशेष, इसमें से कोई भी प्रोसीजरल नहीं है. नन ऑफ दीज इज प्रोसीजरल, बोथ आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस.
फर्क इतना है कि जो C++ है वो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और जो जावा है वो आपकी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो डिफरेंस आप दे सकते हो, ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो अब फोर्थ सेमेस्टर में तो आ गया, आपको आएगा या नहीं दैट डिपेंड्स, बट यू शुड नो द डिफरेंसेस। अब थोड़ा सा मुझे हिस्ट्री ऑफ जावा के बारे में बताओ। So history of Java में it was developed by James Gosling and named at Oak by watching Oak tree. हाँ, so he was sitting under the oak tree, ठीक है, और कॉफी पी रहा था। तो जब उन्होंने जावा लैंग्वेज का आइडिया आया, जावा डेवलप हुई, तो उस टाइम पे जावा का इनिशियल नाम ओक रख दिया था, सन माइक्रो सिस्टम्स, सिर्फ सन माइक्रो सिस्टम्स। अब कौन ओन करता है? हु ओन्स इट नाउ? इसलिए इसका जो वो, मेरे को बनाना नहीं आता, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, बट हाँ वो जा कॉफी कप है ना, उसका आइकन इनिशियली जावा बीन्स भी एक इसके अंदर टूल होता है जिसका नाम भी कॉफी बीन्स के ऊपर रखा गया, जावा बीन्स। नाउ जावा इज ओन्ड बाय हुम? अब जावा किसका प्रोडक्ट है? अब सन माइक्रो सिस्टम्स का नहीं है, अब किसका प्रोडक्ट है? Oracle, yes. So Java is a product of Oracle now. ठीक है, so it was overtaken by Oracle and it's no longer a product of Sun Microsystems. ठीक है, तो ये हिस्ट्री ऑफ जावा भी आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। अगर आपको इसके की माइलस्टोन्स देखने हैं तो वैसे तो वो आपको मिल जाते हैं नेट पे कहीं से भी, बट आई जस्ट रीड इट वंस टू यू। 1991 में आपका ये डेवलप हुआ था, ठीक है। 92 में इसको ओक नाम से रिलीज किया गया। 94 में वेब बेस्ड एप्लीकेशंस भी यहाँ पे स्टार्ट की गई और नाम दे दिया गया जावा। सो 1994 में इसका नाम जावा पड़ा। 1995 में आपका जो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वर्जन है वो रिलीज हुआ था, कि इसको कहते हैं WORA। WORA का मतलब है राइट वंस रन एनीवेयर। सो राइट वंस रन एनीवेयर मतलब आपने एक जगह लिखा और आप उसको किसी भी तरह की मशीन पे जाके चला सकते हो, ठीक है। बाकी ये याद रखने की जरूरत है कि कौन से एपीआई कब आए थे। 2008 में जाके आपका आया था जावा का यूजर इंटरफेस कोड, ताकि वो आपका एप्स में यूज हो सके और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अच्छा हो सके। एंड 2009 में ओरेकल ने एक्वायर कर लिया था इसको फ्रॉम सन माइक्रो सिस्टम्स, ठीक है। सो 2009 में इट वाज एक्वायर्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम्स। इसके बाद आपको थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है फीचर्स ऑफ जावा के ऊपर। तो हिस्ट्री ऑफ जावा हो गई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस एंड जावा हो गया। इसके बाद सिर्फ पूछ सकते हैं कि बताओ फीचर्स ऑफ जावा क्या है। तो इस फीचर्स ऑफ जावा आर वेरी बेसिक। पहली चीज, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो हमने अभी इतना सारा डिस्कस किया। तो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। Then it is easy to learn, so simple and easy to learn because high level language है, most of the words are इंग्लिश वर्ड्स। एंड मोर ओवर जब जावा आई मार्केट में उस टाइम पे जो लैंग्वेजेस चल रही थी C++, इसका सिंटेक्स उनसे काफी कुछ मिलता है, ठीक है। सो इट्स वेरी मच सिमिलर टू दोज लैंग्वेजेस। तो किसी भी प्रोग्रामर को अगर जावा सीखनी थी तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि सिंटेक्स इज वेरी मच मैचिंग। सिक्योर, जावा में वायरसेस बनाना और कोई भी हार्मफुल प्रोग्राम्स बनाना इतना इजी नहीं है। सो इट इज सिक्योर in terms of this as well as in terms of data security because object oriented programming language है। हाँ, robust है, platform independent है, yes। So it is platform independent। किसी भी जगह पे बनाओ, विंडोज पे बनाया है लिनक्स पे रन करो, मैकबुक में बनाया है विंडोज में रन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। रॉबस्ट लिखा है आपने, रॉबस्ट का मतलब क्या होता है दृष्टि? मल्टी थ्रेडिंग,
एरर हैंडलिंग, वेरी गुड. सो रोबस्ट का मतलब होता है द चांसेस टू वर्क इन द वर्स्ट सर्कमस्टांसेस, कि बुरे से बुरी सिचुएशन में भी वो अच्छे से काम करती है ना. सो बुरे से बुरी सिचुएशन क्या होगी भाई? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बुरी से बुरी सिचुएशन क्या होगी? एरर्स, बहुत सारे एरर्स. तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा की इतनी स्ट्रांग है कि अगर आपके पास पूरे प्रोग्राम में रन टाइम एरर्स जनरेट हो रहे हैं, तब भी अगर एक भी कोड है जो सही चल सकता है, वो एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम बीच में से टर्मिनेट नहीं होगा. इट इज रिलायबल. यस. सो मल्टी थ्रेडिंग हो गया, दैट मीन्स कंकरेंसी. मल्टीपल फंक्शंस कैन बी एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम. सो ये कुछ फीचर्स ऑफ जावा हो गए आपके पास जो आप लिख सकते हो, ठीक है, और इनको एक्सप्लेन कर सकते हो. फाइन. सो हाँ, ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक. यस, एग्जैक्टली. अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या है, ये रहा. सो जावा, हमने ये सब पढ़ लिया. ठीक है. एप्लीकेशन बेनिफिट्स ऑफ ऊप, जावा एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हिस्ट्री, फीचर्स हो गया, डिफरेंस बिटवीन जावा एंड सी प्लस प्लस हो गया. इसके बाद है जावा आर्किटेक्चर में जेडीके, जेवीएम और जेआरई क्या होते हैं. जब आप जावा डाउनलोड करते हो, तो हम जो डाउनलोड करते हैं उसको क्या कहते हैं? जेडीके. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेडीके? हम जब जावा को इंस्टॉल करते हैं, तो आपके सिस्टम में जो डाउनलोड होता है वो होता है जेडीके, है ना. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेडीके? जावा डेवलपमेंट किट. वहां पे तीन टर्म्स और थी, जेवीएम एंड जेआरई. कैन यू टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ दीज ऑल्सो? जावा वर्चुअल मशीन एंड जावा रन टाइम एनवायरमेंट. वेरी गुड. सो इट्स जावा वर्चुअल मशीन एंड जावा रन टाइम एनवायरमेंट. ठीक है. अब होता क्या है कि आपने एक जावा का प्रोग्राम लिखा. सो वी राइट अ जावा कोड और हमने उसको सेव कर दिया, जो भी उसका नाम है, डॉट जावा से. फिर जावा पहले किस में जाता है? आपके कंपाइलर के पास. सो इट गोज टू अ कंपाइलर which generates bytecode, which further goes to an interpreter, and then is your machine code generated. ठीक है. सो जावा कोड हमने लिखा. कंपाइलर किसके स्टैंडर्ड्स पे काम करता है? जेवीएम स्टैंडर्ड्स पे, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन के स्टैंडर्ड्स पे, विच इज अ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड. जब हम यूनिवर्सल बोलते हैं, उसका मतलब है कि सारी दुनिया में हर तरह के कंप्यूटर पर सेम जेवीएम फॉलो होता है. सो सेम यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है जेवीएम का, जिसके बेसिस पे आपका जावा का प्रोग्राम कंपाइल किया जाता है और एक बाइट कोड जनरेट होता है. बाइट कोड का नाम सेम रहता है जो मेरे प्रोग्राम का नाम था, बस इसकी एक्सटेंशन होती है डॉट क्लास. ठीक है. सो हमने जो प्रोग्राम बनाया, जैसे हम सोर्स कोड कहते हैं, सो हमने बनाया था सोर्स कोड. नॉर्मल जब सी सी प्लस प्लस होती है तो सोर्स कोड कंपाइल होके सीधा ऑब्जेक्ट कोड आ जाता है. ठीक है. इसमें क्या होता है? सोर्स कोड कंपाइल होके आपके पास बाइट कोड आता है. बाइट कोड का नाम डॉट क्लास होता है. फिर इस बाइट कोड को हम ले जाते हैं वहां पे जहां पे भी प्रोग्राम ने रन होना है. सो वेर एवर द प्रोग्राम हैज टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है, वहां पर आपका बाइट कोड जाता है. फिर वो फाइनली इंटरप्रेट होता है और इंटरप्रेट होके बनती है आपकी फाइल, जो कि एग्जीक्यूट होनी है, जो कि सिर्फ नाम होता है. तो हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ये exe फाइल हो जाती है बेसिकली. सो वी कैन एग्जीक्यूट दिस फाइनल फाइल. JRE, हाँ, इट comprises ऑफ JVM एंड पार्ट ऑफ JDK. यस. ठीक है. सो ये सारा आपका मैकेनिज्म है जो काम करता है, और ये जो फाइनल एग्जीक्यूशन का काम है वो जेआरई हैंडल करता है, जावा रन टाइम एनवायरमेंट. बाइट कोड इज एन इंटरमीडिएट कोड. वो ना तो एक्चुअल मशीन कोड है और ना ही वो आपका सोर्स कोड है जो किसी को समझ आ जाए देखने पे. ठीक है. सो दैट इज एन इंटरमीडिएट कोड जो कि सिर्फ जावा इंटरप्रेटर ही समझ सकता है. ठीक है. सो ये पूरा प्रोसीजर रहता है एक जावा के प्रोग्राम का एग्जीक्यूट होने में. आई होप दैट्स क्लियर. ये क्लियर है सबको?
ये डायग्राम बना के एक्सप्लेन करोगे कभी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन अगर आ गया, सो जहां पर भी पॉसिबल हो अपना डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करना, क्योंकि डायग्राम से एक तो पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है और लगता है कि बच्चे को कुछ अच्छे से आता है। ठीक है, सो ये तो सारा थ्योरेटिकल पार्ट था आपका यूनिट 1 का। सो दिस वाज ऑल थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, अब आता है असली जावा का कोड, जहां से जावा टोकन से हम शुरू कर रहे हैं, बेसिक्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग से। ठीक है, सो नाउ कम्स द एक्चुअल जावा। अभी तक आपने जो भी देखा दिस वाज ऑल थ्योरी थ्योरी थ्योरी, पर थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में तो थ्योरी भी आती है ना। और जैसे डीबीएमएस में हुआ है, कुछ भी पूछ लिया और कुछ बाहर से ही पूछ लिया। आई होप जावा में आउट ऑफ सिलेबस ना आए, बट यू शुड बी प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो चलिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं जावा का बेसिक, जावा प्रोग्रामिंग जो हम करते हैं। ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये वर्ड यूज होता है जिसे कहते हैं टोकन। नाउ व्हाट इज टोकन? टोकन का मतलब होता है स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल यूनिट। ठीक है, आपकी कोडिंग में जो सबसे छोटी आइडेंटिफाइबल यूनिट होती है उसे टोकन कहा जाता है। ठीक है, वो बहुत कुछ हो सकते हैं। वो हो सकता है आपका वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं। और प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डेटा। ठीक है, इट कैन मॉडिफाई एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो हम उसको कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं, इसलिए उसको वेरिएबल कहते हैं। सो इट कैन मॉडिफाई एट एनी टाइम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। दैट्स व्हाई वेरिएबल वेरी कर सकता है। वेरिएबल यूज करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेयर करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज होती है? डेटा डेक्लेरेशन स्टेटमेंट। डेटा डेक्लेरेशन स्टेटमेंट में क्या करना पड़ता है? वी हैव टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप, किस टाइप की वैल्यू आपका वेरिएबल स्टोर करेगा, और फिर आपको वेरिएबल का नाम देना पड़ता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जावा डज नॉट हैव गार्बेज वैल्यूज। अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो आप बिना इनिशियलाइज किए उसको यूज नहीं कर पाओगे। सो अगर आपने इंट एन डिक्लेयर कर दिया और आप यहाँ पर गलती से लिख देते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एन, तो एरर आ जाएगा, एन माइट नॉट बी इनिशियलाइज। अगर आपने एन में कोई वैल्यू पुट कर दी है फिर प्रिंट कर रहे हो, देन इट्स ओके। आप खुद पुट करो, यूजर से इनपुट करवाओ, किसी कैलकुलेशन का रिजल्ट स्टोर करो, कुछ भी करो, बट कोई वैल्यू होनी चाहिए बिफोर यू यूज इट। ठीक है, सी और सी प्लस प्लस में गार्बेज वैल्यूज का कंसेप्ट होता है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और अगर हमने उसमें कुछ स्टोर नहीं किया तो उसमें गार्बेज वैल्यू होगी। जावा डज नॉट हैव द कंसेप्ट ऑफ गार्बेज वैल्यूज। तो यहाँ पर गार्बेज वैल्यूज जैसी कोई चीज नहीं होती है। आप जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उसको यूज करने से पहले उसमें कुछ स्टोर करना जरूरी है, अदरवाइज एरर आ जाता है। ठीक है, अब ये जो इंट है ये क्या बता रहा है कि हमारी जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है। कैन यू टेल मी व्हाट आर द वेरियस डेटा टाइप्स पॉसिबल इन जावा? फटाफट बता दो, व्हाट आर द डेटा टाइप्स पॉसिबल इन जावा? जीरो से इनिशियलाइज हमें खुद करना पड़ेगा, अपने आप नहीं करेगा। जीरो से इनिशियलाइज तब करता है जब क्लास के डेटा मेंबर्स होते हैं। अगर आपने क्लास बनाई है तो उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जावा अपने आप बना देता है, बट नॉर्मल जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे वो खुद से इनिशियलाइज करने पड़ते हैं। प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव होते हैं। ठीक है, हम प्रिमिटिव की बात कर लेते हैं पहले। प्रिमिटिव में आपके पास कैरेक्टर हो सकता है। कैरेक्टर के अंदर क्या आ जाएगा? सिर्फ कैर। कैर इज स्टोर्ड इन यूनिकोड फॉर्मेट, मतलब हर लैंग्वेज के कैरेक्टर्स को ये सपोर्ट करता है, एंड इट टेक्स 2 bytes इन द मेमोरी। देन इफ यू वांट टू स्टोर इंटीजर वैल्यू, मतलब अ होल नंबर, तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं। यू कैन हैव बाइट, यू कैन हैव शॉर्ट, यू कैन हैव इंट, you can have long. ठीक है, Java does not have unsigned integers as C++ has. This is also another difference between Java and C++, कि Java में unsigned integers नहीं होते हैं, C++ में होते हैं। Java में कैरेक्टर 2 bytes का होता है, यूनिकोड में स्टोर होता है। C++ में कैरेक्टर 1 byte का होता है, ASCII में स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चार डेटा टाइप्स पॉसिबल है आपके पास: बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। बाइट टेक्स 1 byte of memory, so range is 128 to 127. Short is 2 bytes of memory, so it will be a number lying between this to this. इसके आगे के मुझे याद नहीं है। ठीक है,
तो ये है 4 बाइट्स एंड 8 बाइट्स। इंटीजर इज अ रैपर क्लास खुशहाल। इंटीजर जावा में एक क्लास होती है जिसमें आई कैपिटल होता है। ये सारे डेटा टाइप्स की रैपर क्लासेस होती हैं। ठीक है, उनको रैपर क्लासेस क्यों कहते हैं? क्योंकि दे प्रोवाइड classes for the primitive data types and they provide functions for conversions। अगर आपको किसी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना है या किसी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो वो कन्वर्जन के फंक्शंस इनकी रैपर क्लासेस में होते हैं। तो इंट आपका कीवर्ड है। ठीक है, इंट एज अ कीवर्ड विच सेज कि जो मैं डिक्लेयर कर रही हूँ वो एक इंटीजर है। लेकिन इंटीजर इज अ क्लास जिसके अंदर हमारे पास फंक्शंस होते हैं जिससे हम कन्वर्ट करा सकते हैं। वो दिखाती हूँ अभी आपको। ये समझ आ गया? पहले ये 4 बाइट्स हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 31 टू 2 रेज टू द पावर 31 माइनस 1। दिस विल बी 2 रेज टू द पावर 63 टू 2 रेज टू द पावर 63 माइनस 1। ऐसे ही फ्लोट में आपके पास आ जाते हैं दो, फ्लोट एंड डबल। बाय डिफॉल्ट आप जावा में जब कोई वैल्यू पॉइंट्स में लिखते हो तो वो एज अ डबल ट्रीट होती है। तो आपने कभी नोटिस करा हो, अगर आप ऐसे भी डिक्लेयर करते हो ना जावा में, फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14, ये लाइन आपको एरर दे देगी। किस किसने नोटिस किया ये चीज? इफ यू राइट लाइक दिस इट विल गिव यू एन एरर, इट विल से पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिशन। नाउ व्हाई पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिशन इन दिस? क्योंकि वो इसको ट्रीट कर रहा है डबल, आप उसको स्टोर कर रहे हो फ्लोट में। फ्लोट कैन स्टोर ओनली अप टू 6 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। दिस कैन स्टोर अप टू 12 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। तो आप 12 वाले को 6 में स्टोर करोगे तो पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिशन का एरर आ जाएगा। सॉल्यूशन क्या है? इसके पीछे एफ लगा दो। विशिष्ट एल नहीं बेटा, एफ आएगा। 3.14 स्मॉल एफ कैपिटल एफ दोनों में से कुछ भी लिखो चलेगा। या तो आप पाई को ही डबल डिक्लेयर कर दो या फिर जो वैल्यू आप पुट कर रहे हो उसके आगे स्मॉल या कैपिटल एफ लगा दो। ठीक है। चौथा डेटा टाइप है बुलियन। बुलियन डेटा टाइप है सिंपल, उसमें या तो ट्रू वैल्यू आती है या फॉल्स। तो ट्रू या फॉल्स जब लिखते हैं तो हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं विदाउट कोट्स। सो ट्रू एक्चुअली is interpreted as 1 and false is interpreted as 0। ठीक है। अच्छा, अब आप बात कर रहे थे रैपर क्लासेस की क्या जरूरत पड़ती है। देखो, मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब मैंने यूजर से इनपुट किया। अब जावा में ना बहुत सारे इनपुट के तरीके होते हैं, लेकिन काफी इनपुट के तरीकों में क्या होता है कि जो वैल्यू है वो रीड होके आती है एज ए स्ट्रिंग। हमने तो स्कैनर के थ्रू इनपुट किया है ना? हमने जितने भी जावा के प्रोग्राम्स बनाए, हमने इनपुट लिया था स्कैनर की हेल्प से। बट यू हैव वेरियस अदर क्लासेस जिनकी हेल्प से आप इनपुट ले सकते हो। या जब आप टेक्स्ट फाइल से रीड कर रहे हो, अगर आप टेक्स्ट फाइल से रीड कर रहे हो तो भी तो हर चीज स्ट्रिंग की फॉर्म में ही आएगी। यू विल बी रीडिंग इट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, बट आपको उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। तो आप कैसे करोगे? अगर आपके पास ये है 356 एज अ स्ट्रिंग एंड नाउ आई वांट कि मुझे इसको एज एन इंटीजर लेना है p में, तो हाउ डू आई टेक इट? स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है इंटीजर डॉट पार्स इंट, और ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया? प्राइस। इससे क्या होगा? ये जो स्ट्रिंग वैल्यू थी प्राइस, दिस विल बी कन्वर्टेड टू एन इंटीजर एंड इट विल कम इन p। So ये जो है क्लास, this is a wrapper class. Similar way I have float dot parse float. I have string dot to string. तो हमारे पास हर क्लास में ऐसे फंक्शंस हैं जो आके आपको टाइप कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। ये पहले से इंपोर्टेड होती है क्योंकि ये जावा डॉट लैंग्वेज के अंदर होती है। आपका जो डिफॉल्ट पैकेज है वो कौन सा है? जावा डॉट लैंग। ठीक है, सो इट इज ऑलरेडी इन दिस पैकेज, तो आपको इसके लिए कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। टाइप कास्टिंग खुशहाल स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करेगी ना। टाइप कास्टिंग आप इतना कर सकते हो कि आप एक फ्लोट को कन्वर्ट करा लो, पर आप एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे टाइप कास्टिंग से। उसके लिए हमें ये टाइप कन्वर्जन फंक्शंस का यूज करना पड़ेगा। स्ट्रिंग कैन नॉट बी टाइप कास्टेड टू एन इंटीजर। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में आपको फिर टाइप कास्टिंग, टाइप कन्वर्जन फंक्शंस का यूज करना पड़ता है। ये भी पूछ सकते हैं टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वो भी आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो अगर पूछ लिया गया तो, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप कास्टिंग। तो जब हम ऐसे कीवर्ड लिख के टाइप चेंज कराते हैं वो टाइप कास्टिंग होता है, पर जब आप ऐसे फंक्शंस को कॉल करते हो दैट इज योर टाइप कन्वर्जन, एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ द रैपर क्लासेस ऑफ द डेटा टाइप्स। तो आपके पास इंटीजर क्लास है, फ्लोट क्लास है, स्ट्रिंग क्लास है। यस वशिष्ठ।
ठीक है, समझ आया ये रैपर क्लास वाला कंसेप्ट? अब कीवर्ड तो आपको पता ही है, कीवर्ड इज एनी रिजर्व्ड वर्ड विच इज यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए जो वर्ड्स रिजर्व्ड हैं उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। कीवर्ड्स आर ऑल इन स्मॉल लेटर्स एंड कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस। तो जिस पर्पस के लिए आपका कीवर्ड डिफाइंड है, आपका कीवर्ड सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज हो सकता है, आप उसे किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। फिर हमारे पास होते हैं लिटरल्स, जिन्हें कॉन्स्टेंट्स कहा जाता है। तो अगर आपने फॉर्मूला लिखा है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100, तो ये सारे तो वेरिएबल्स हैं क्योंकि इनकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये जो है ये कांस्टेंट है। टाइप कन्वर्जन हाँ रैपर क्लासेस के थ्रू ही हो सकते हैं। अब कांस्टेंट बनाने के लिए दूसरा तरीका क्या होता है, आप ऐसे लिख सकते हो फाइनल डबल पाई इज इक्वल टू 3.14। सो लिटरल और कांस्टेंट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड लाइक दिस। ये डायरेक्ट यूसेज ऑफ लिटरल और कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप सिर्फ कांस्टेंट डिक्लेयर करके छोड़ना चाहते हो, बाद में नीचे कहीं यूज करना चाहते हो, तो आप उसको ऐसे भी ले सकते हो। तो उसके आगे आपको लिखना पड़ता है फाइनल कीवर्ड। सो फाइनल डबल पाई इज इक्वल टू 3.14। सो विद द हेल्प ऑफ फाइनल कीवर्ड वी आर टेलिंग कि ये जो हमारा बन रहा है वेरिएबल, ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। इसमें जो वैल्यू एक बार चली गई वो वैल्यू मॉडिफाई नहीं हो सकती थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। So once you store a value in it, that value is permanent. It cannot be modified in the remaining program. ठीक है, बाकी रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स आपके सेम है सी वाले, है ना? ये suggest symbols except underscore is not allowed. Only alphabet digits can be there. First place पे digit नहीं हो सकता. केस सेंसिटिव होता है, कीवर्ड्स यूज नहीं हो सकते। ठीक है, वो सब रूल्स आपके वही रहेंगे। अब ये तो हो गए आपके ये सारी चीजें data type, literal variable, scope and lifetime of a variable, and then we have operators. So scope and lifetime of a variable क्या है? स्कोप देखो क्या होता है, लोकल या ग्लोबल, है ना? तो आप यहाँ पर स्कोप और लाइफ टाइम जो है वो कैसे डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि क्लासेस के अंदर अलग हो जाता है, अभी हम जनरल डिस्कस कर रहे हैं। स्कोप और लाइफ टाइम क्या है? अगर आपने उसको डिक्लेयर किया है किसी फंक्शन के अंदर, तो लोकल होगा, और लाइफ टाइम क्या होगा? फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द फंक्शन टिल एंड ऑफ द फंक्शन। अब जावा में तो क्लासेस होती हैं वैसे, पर ग्लोबल होता है जो कि सब क्लासेस सारे फंक्शंस के बाहर बन रहा है। सो इट इज डिफाइंड आउटसाइड ऑल द फंक्शंस। सो इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिक्लेरेशन टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम इज इट्स लाइफ टाइम। कभी भी यूज हो सकता है। लोकल का मतलब क्या है? कैन बी एक्सेस्ड ओनली विद इन द फंक्शन। सो सिर्फ अपने फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल है। ठीक है, ग्लोबल कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर। जो सी वाला स्टैटिक है वो डिफरेंट होता है, वो भी जावा में यूज हो सकता है, पर जावा का खुद का स्टैटिक बिल्कुल अलग चीज है। सो यहाँ पर आपसे सी वाले स्टैटिक पे क्वेश्चन पूछा जाए उसके चांसेस ना के बराबर है। अगर आपसे स्टैटिक पूछा जाता है जावा में, तो हम वो जावा वाला स्टैटिक ही बताएंगे कि स्टैटिक डेटा मेंबर्स और स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, सो स्टैटिक डेटा मेंबर्स एंड स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं वो हम तब करेंगे जब हम क्लासेस करेंगे। सो इसलिए वो हम अभी नहीं कर रहे हैं इसमें। ठीक है, so static data members and functions play a different role in Java that we will be doing with classes. Operators, इस पे भी क्वेश्चन आए उसके चांसेस बहुत कम है, बट स्टिल ऑपरेटर्स आपने सी में पढ़े थे, यहाँ पे भी वही है। वी हैव यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी ऑपरेटर्स। इसके अलावा कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि न्यू ऑपरेटर हो गया, दिस हो गया। ठीक है, ये भी कीवर्ड्स है, दे आर प्री डिफाइंड ऑपरेटर्स और पॉइंटर्स यू कैन से। सो ये आपके कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स भी होते हैं।
हाँ, फंक्शन के बाहर और क्लास के अंदर डिफाइन होगा। यस विशिष्ट। ठीक है। यूनिटी में 3 ऑपरेटर्स आते हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड निगेशन। सेम सी वाले। ठीक है। यूनिटी मतलब विच कैन वर्क ऑन अ सिंगल वैल्यू, जो सिर्फ एक ही वैल्यू पे काम कर सकते हैं, उन्हें हम यूनिटी कहते हैं। जो दो वैल्यूज पे काम करते हैं, दोज आर कॉल्ड बाइनरी। सो उसके अंदर आपके पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, then you have assignment operators and bitwise operators। ठीक है। टर्नरी में एक ही ऑपरेटर आता है जिसका नाम है कंडीशनल ऑपरेटर। अब देखो इसमें निगेशन का मतलब है माइनस साइन। नंबर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो। ठीक है। जो मेन है यहाँ पे वो आ जाता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या होता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है मेरे पास, उसका मतलब है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1। So if you are writing a plus plus, that is actually equivalent to a is equal to a plus 1, right? Or we could also write it as plus plus a. So can you tell me what is the difference between a plus plus and plus plus a? So it increases the value of a by 1. What is the difference between a plus plus and plus plus a? Very good. So a plus plus means पहले इस्तेमाल करें फिर इंक्रीज करें, है ना? तो पहले इस्तेमाल करें फिर इंक्रीज करें। सो फर्स्ट यूज द करंट वैल्यू then increase. Plus plus a says first increase then use. So first use then increase, first increase then use. ठीक है। अब इसमें आपको क्वेश्चन आने के चांसेस अगेन कम है, बट फिर भी अगर आपके पास है n is 10 और यहाँ पर एक int a ले लेते हैं और हम लिखते हैं a is equal to n plus plus into 5। तो n कितना है? 10। 10 into 5 is 50। तो इससे a में 50 हो जाएगा और n आपका बाद में इंक्रीज होकर 11 बन जाएगा। लेकिन अगर आपने यही लिखा होता प्लस प्लस n इंटू 5, तो पहले ये 11 हो जाता, फिर वो 5 से मल्टीप्लाई होता, तो आपके पास a में 55 आता, n तो अभी भी 11 ही रहता। ठीक है। That's how it is changed. And same is the difference with the decrement thing. Decrement is minus minus. It decreases the value of a variable by 1. A minus minus या फिर minus minus a आप कर सकते हो and it will work accordingly. ठीक है। वो डिक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है, बस इतना सा फर्क है दोनों में। ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड, प्लस माइनस। ठीक है। मेरे को बता दो इसमें से अगर आपको कोई भी ऑपरेटर आप चाहते हो मैं एक्सप्लेन करूं, बिकॉज आई डोंट थिंक कि अब आप सेकेंड सेमेस्टर में हो तो अभी तक आपको इनमें कोई डाउट होगा कि ये ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। इफ यू हैव, जस्ट लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन। मैं प्रेसिडेंस वाइज ही लिख रही हूँ इनको। तो सबसे पहली प्रेसिडेंस है आपकी मल्टीप्लाई, डिवाइड और परसेंटेज की। सबसे पहले ये सॉल्व होते हैं, इसको ओवरराइड करने के लिए वी कैन यूज पेरेंथेसिस। तो सबसे पहले पेरेंथेसिस सॉल्व होगी, उसके बाद अंदर का काम। ठीक है। ये मल्टीप्लाई करता है, ये डिवाइड करता है। इंटीजर अपॉन इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस परसेंटेज साइन?
रिमाइंडर निकालता है। फिर आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, फिर रिलेशनल ऑपरेटर चेक होते हैं, ग्रेटर देन लेस देन वगैरह, ट्रू फॉल्स रिजल्ट आएगा, फिर उसके ऊपर काम करते हैं लॉजिकल। दिस इज नॉट, सबसे पहले नॉट होगा अगर एक्सप्रेशन में ये तीनों ऑपरेटर्स हैं, फिर एंड, और उसके बाद और, एंड देन यू हैव असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है। फिर आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं जो हम जावा में वैसे पढ़ते ही नहीं है, बट बिटवाइज ऑपरेटर्स में ये जो वशिष्ठ ने साइन बनाया है, दिस इज योर जोर ऑपरेटर। ठीक है। सो ये आपका जोर का काम करता है, आपके पास एंड है, और है, जोर है, राइट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट है, जो सी में पढ़े थे सेम है। ठीक है। सो ऐसा कुछ भी डिफरेंट नहीं है यहाँ पे ऑपरेटर्स में, इट्स द सेम सिमिलर थिंग। किसी को इसमें से कुछ पूछना है? और फिर आपका आता है टर्नरी ऑपरेटर, जहां पर आप लिखते हो वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू कंडीशन क्वेश्चन मार्क value 1 कोलन value 2। सो आपको चेक करना है कि स्टूडेंट पास है या फेल है, तो आई कैन राइट रिजल्ट इज इक्वल टू मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 क्वेश्चन मार्क पास कोलन फेल। सो अगर कंडीशन ट्रू हुई तो पहली वाली वैल्यू चली जाएगी इसमें, अगर फॉल्स हुई तो दूसरी वाली वैल्यू चली जाएगी इसमें। सो दैट इज हाउ योर टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर works. So we give a condition, if it's true, first value goes to the variable, if it is false, second value goes to the variable. So छोटी मोटी कंडीशन हम इससे चेक कर सकते हैं, और उसके बाद आ जाती हैं आपकी प्रॉपर कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। सो आपको ये भी पूछ सकते हैं थ्योरी में क्वेश्चन, व्हाट आर दी फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावा। सो फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आप बताओगे तीन तरह का फ्लो होता है। एक होता है सीक्वेंस, जो अभी तक हम कर रहे थे कि एक के बाद एक सारी इंस्ट्रक्शंस काम करेंगी। फिर है कंडीशन कंट्रोल, जहाँ पे कंडीशंस चेक होती हैं। ठीक है। और फिर होता है आइटरेशन, आइटरेशन का मतलब है रेपिटेशन, जहाँ पे आपके लूप्स यूज हो जाता है। सो कंडीशन में हमारे पास इफ है एंड स्विच है। इफ को यूज करने के डिफरेंट तरीके हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट इफ, कि आप जितनी मर्जी बार इफ लगाने लगाई जाओ। एक होता है आपके पास इफ एल्स की दो ही सिचुएशंस है, कंडीशन ट्रू है तो ये करो, फॉल्स है तो ये करो। तीसरा आपके पास है एल्स इफ लैडर, बहुत ही कॉमनली यूज्ड टूल है ये, क्योंकि मोस्टली हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें से हमें पता होता है कोई एक ही ट्रू होगी, तो वो हम एल्स इफ लैडर से कर सकते हैं। एक इफ के अंदर अगर आप एक और इफ दे दो तो उसको नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स कहा जाता है। एंड देन कम्स स्विच। स्विच वहां यूज होता है जहां पे सारी कंडीशंस इक्वालिटी की हो। तो यहाँ पर आप कोई वेरिएबल या एक्सप्रेशन देते हो, और फिर यहाँ पर बनते हैं केसेस। तो जो भी वेरिएबल आपने दिया है उसकी वैल्यू जिस भी केस से मैच होगी वो केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर किसी भी केस से मैच नहीं होगी तो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाता है। और हर केस के एंड में हम जनरली एक स्टेटमेंट लिखते हैं ब्रेक, ताकि जब वो केस एग्जीक्यूट हो जाए तो वो अगले केस में ना जाए, स्विच से बाहर आ जाए। ठीक है। एनी डाउट्स इन दिस कंडीशन कंट्रोल में? किसी को कोई डाउट है? बिकॉज दिस यू आर डूइंग फॉर सो लॉन्ग नाउ, है ना। ये सब सी वाला है, ये भी नहीं है कि आपने इस सेमेस्टर में पढ़ा है, आप पिछले सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हो। एनी डाउट्स इन दिस? इसमें कोई फर्क नहीं है, आपका सी में भी वैसे ही था, यहाँ पे भी वैसे ही है, ऑल सेम। ठीक है। लूप्स भी आपके सेम ही है, बस एक इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, वो मैं बताती हूँ आपको क्या डिफरेंस आता है। सो लूप्स या फिर रेपिटेशन या आइटरेशन, आप जो भी इसे कह लीजिए, हमारे पास दो तरह के हैं, एंट्री कंट्रोल्ड लूप्स एंड एग्जिट कंट्रोल्ड लूप्स। एंट्री में कौन से हैं? फॉर एंड व्हाइल। ये क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन, वही लेबल लूप से बताऊंगे खुशहाल, अभी वही डिफरेंट है बस। एंड एग्जिट कंट्रोल के अंदर आपके पास है डू व्हाइल। सो फॉर हो या व्हाइल हो, पहले कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू है देन ओनली द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। अगर आपकी कंडीशन पहली बार फॉल्स थी
तो लूप की स्टेटमेंट्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती है ना। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप। तो यहाँ पर इनिशियलाइज हुआ, कंडीशन चेक हुई, ट्रू है तभी अंदर आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। सो इफ द कंडीशन इज फॉल्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, फॉर लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। सिमिलर इज विद व्हाइल, कि आप व्हाइल के साथ यहाँ पर पहले कंडीशन देते हो, ऊपर इनिशियलाइजेशन हो चुकी होती है, एंड यहाँ पर स्टेटमेंट है, अगर कंडीशन ट्रू है तभी अंदर आएगा, नहीं तो अंदर आएगा ही नहीं। लेकिन डू व्हाइल एक लौता लूप है जिसमें हम डू लिखते हैं, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं और खत्म होने पर कंडीशन आती है। अब अगर कंडीशन ट्रू है तो दोबारा रिपीट करेगा, अदरवाइज नहीं। एंड दिस इज द ओनली लूप जिसके पीछे सेमीकोलन लगता है। फॉर के पीछे सेमीकोलन नहीं है, व्हाइल के पीछे भी सेमीकोलन नहीं है। सो इसमें पहले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं और फिर कंडीशन चेक होती है। ट्रू है तो सेकंड टाइम एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। बट एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, फॉर श्योर, है ना। सो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, डेफिनेटली। ठीक है। देन अगर आप एक लूप के अंदर एक लूप दे देते हो तो हम उसे नेस्टिंग ऑफ लूप्स कहते हैं, जो कि पैटर्न्स प्रिंट करने के काम आते हैं। बट जावा के पेपर में पैटर्न प्रिंट करने के लिए आए उसके चांसेस बहुत कम है, फिर भी एक बार रिवाइज करके जाना। ठीक है। सो नेस्टेड लूप्स आपके हो जाते हैं लूप के अंदर लूप। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, तो मुझे पता है कि 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, तो 2 से शुरू करते हैं। 2 से लेकर 100 तक मैंने लूप ले लिया। तो ये लूप चलेगा जिसमें आपका नंबर पहले 2 होगा, फिर लेस देन 100 है, ठीक है, फिर 3 4 5 चलता रहेगा। अब इसके अंदर मुझे चेक करना है कि आपके पास जो अ, क्या कहते हैं नंबर है वो प्राइम नंबर है या नहीं। तो आप बूलियन वेरिएबल भी ले सकते हो, या आप नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए काउंट ले सकते हो। तो आपने नंबर ऑफ फैक्टर्स इनिशियली 0 ले लिया, लूप लिया एक, इसमें क्या ले लिया, फॉर इंट ए इज इक्वल टू, मुझे 2 से डिवाइड करके देखना है, नंबर के एक कम तक जाना है, क्योंकि खुद से और 1 से तो सारे नंबर ही डिवाइड होते हैं। और इसके अंदर मैंने चेक कर लिया कि इफ नम मॉड ए इज इक्वल टू 0, तो फैक्टर जो है उसमें 1 पुट करो और ब्रेक कर दो, आगे चलाने की जरूरत ही नहीं है। लूप से बाहर आ गए और यहाँ पर चेक किया कि अगर फैक्ट अभी भी 0 है, मतलब 0 है का मतलब ये हुआ कि आपका कोई भी फैक्टर नहीं मिला। तो अगर कोई भी फैक्टर नहीं मिला तो मतलब वो नंबर प्राइम है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नम, नम की वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे। ये लूप यहाँ पे बंद हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली ये लूप आपका आएगा किसके अंदर, मेन के अंदर। सो आपका वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके अंदर ये सब कुछ होगा, और ये मेन भी आपकी क्लास के अंदर होगा, जो भी आपने क्लास का नाम देना है। सो दैट विल बी दी प्रॉपर format of the code. ठीक है। So this will print all prime numbers in a range that is 2 to 100. अब देखो यहाँ पे जब मैं ब्रेक लिख रही हूँ, तो ये ब्रेक किस लूप को ब्रेक करेगा, अंदर वाले लूप को। बाय डिफॉल्ट तो यही होगा ना, ब्रेक इज गोइंग टू ब्रेक दी इनर लूप, तो जिस लूप के अंदर ब्रेक है वो उसको ब्रेक करेगा। लेकिन ये चीज जो सी प्लस प्लस या सी में हमारे पास नहीं थी, ये जावा में है। हम अपने लूप्स को लेबल्स दे सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने लूप को लेबल दे सकती हूँ, मैंने दे दिया एबीसी कोलन, तो ये मेरे लूप का लेबल हो गया एबीसी। इस वाले लूप को मैंने लेबल दे दिया एक्स वाई जेड। नाउ आई कैन राइट हेयर ब्रेक एबीसी, या फिर ब्रेक एक्स वाई जेड। तो आप लूप के साथ लेबल, जब आप ब्रेक या कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हो, तो आप वहां पर लेबल का नाम दे सकते हो। आप लिख सकते हो ब्रेक एक्स वाई जेड, तो वो करंट वाले लूप से ब्रेक करेगा। अगर आपने लिख दिया ब्रेक एबीसी, तो वो जो बाहर वाला लूप है उससे ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, वो अलग बात है, हमारा रिजल्ट नहीं आएगा उस केस में। बट हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। आपकी जरूरत कैसी है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से वी कैन डिसाइड एंड डू दैट। बट इन्हें लेबल्ड लूप्स कहते हैं, तो आप लूप्स के नाम दे सकते हो। और फिर जब आप ब्रेक या कंटिन्यू स्टेटमेंट अंदर लगाओ, तो आप बता सकते हो कि कौन से लूप को कंटिन्यू करना है या कौन से लूप को ब्रेक करना है। दैट इज द पर्पस ऑफ लेबल्ड लूप्स। ठीक है, एंड आई होप सबको याद है कि ब्रेक इज यूज टू टर्मिनेट द करंट लूप। सो ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से जो भी लूप अभी अंडर एग्जीक्यूशन है वो टर्मिनेट हो जाता है, उसकी एग्जीक्यूशन वहीं पर रुक जाती है। वेराज कंटिन्यू से क्या होता है, इट मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट आइट्रेशन, सिर्फ करंट आइट्रेशन को स्किप करता है और अगली आइट्रेशन के लिए चला जाता है। सो इट स्किप्स द करंट आइट्रेशन एंड मूव्स ऑन फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन। ठीक है। इसके बाद आपका यूनिट 1 में जो आखिरी टॉपिक है वो है एरेज।
जावा के एरेज सी प्लस प्लस के या सी के एरे से थोड़े डिफरेंट होते हैं, पर एरेज होते क्या है? अ कलेक्शन ऑफ homogeneous elements under a single variable name. ठीक है, they are stored contiguous in memory location, stored in contiguous memory locations, indexed होते हैं एंड डायनामिकली क्रिएट होते हैं जावा में। ठीक है, सी प्लस प्लस और सी में स्टैटिकली भी क्रिएट हो सकते हैं, यहाँ पे डायनामिकली ही क्रिएट होते हैं। तो हम क्या लिखते हैं? डेटा टाइप, नेम ऑफ द एरे, स्क्वायर ब्रैकेट। ये क्या है? डेक्लरेशन। मेमोरी एलोकेट कैसे होती है? नेम इज इक्वल टू न्यू, और फिर से आप लिखते हो डेटा टाइप, और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो मैक्सिमम साइज। सो इट इज एलोकेटेड। मैं दोनों लाइन को कंबाइन भी कर सकती हूँ। आई कैन राइट डेटा टाइप, आप स्क्वायर ब्रैकेट चाहो तो यहाँ पे भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, नेम के बाद लगाओ या डेटा टाइप के बाद लगाओ, दैट इज योर चॉइस। एंड देन आप यहाँ लिख सकते हो नेम डेटा टाइप और स्क्वायर ब्रैकेट में size. So this is how you can declare an array. So dynamically array declare होता है Java में. So हम जब भी array create करेंगे, memory will always be allocated at the time of execution. ठीक है, so array को memory हमेशा हमेशा execution के time पे ही allocate होगी with the help of new keyword. And Java is very strict about the array boundaries. अगर आपने 5 size का array declare किया है, तो आप 0 से 4 इंडेक्स ही यूज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। मान लो आप सम ऑफ एन एरे एलिमेंट्स बना रहे हो, तो आपने लिया क्लास सम, आप यूजर से वैल्यूज इंपोर्ट इनपुट कराना चाहते हो, तो आपने लिखा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर लिख लो या स्टार लिख लो। इसके अंदर आपने अपना पूरा बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आपको कहा गया है कि एक एरे इनपुट कराओ और उसके एलिमेंट्स का सम और एवरेज निकाल के प्रिंट कराओ। ठीक है जी, तो हमने ये मेन बना दिया। मेन के अंदर हमें एक और चीज लिखनी पड़ती है, दैट इज स्ट्रिंग आर्ग्स, व्हिच इज आल्सो एन एरे ऑफ आर्गुमेंट्स। दिस इज कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, ठीक है, हम कुछ ले नहीं रहे कमांड लाइन से, तो उसको एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पर आपने एक ले लिया एन, एक आपने ले लिया सम निकालना है, तो एक आप सम का एस मैंने यहाँ कैपिटल लिया है क्लास का, तो मैं यहाँ पर स्मॉल सम ले सकती हूँ। ठीक है, एन हो गया, सम हो गया, आई चाहिए होगा मुझे, दैट इज इट, एंड देन आई नीड अ फ्लोट फॉर द एवरेज। देन वी स्टार्ट, वी टेक स्कैनर, यूजर से इनपुट लेना है अगर तो स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और फिर आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखा, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। सो आप फिक्स भी ले सकते थे कि 5 नंबर्स का ही निकालना है। मैंने यूजर से पूछ लिया कि बता दो कितने नंबर्स चाहिए, तो जितने नंबर्स चाहिए वो आ गया एन में। मान लो यूजर ने बोला 7 नंबर्स चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट माय एरे, तो मैंने एरे बनाया इंट ए इज इक्वल टू न्यू इंट एन। सो अब अगर एन 7 था तो मेरा एरे जो ए है वो 7 साइज का बन जाएगा, अगर 15 था तो 15 साइज का बन जाएगा, 200 था तो 200 साइज का बन जाएगा। सो इट डिपेंड्स वट एवर यूजर एंटर्स, जो भी नंबर यूजर ने एंटर किया उतना बड़ा आपका एरे बन जाएगा। फिर आपने उसको बोला कि एंटर दी एरे एलिमेंट्स। ठीक है, अब आप लूप लगा लोगे क्योंकि आपको इंडेक्स चाहिए। तो पहला एलिमेंट होता है 0 इंडेक्स पे, तो हमने आई को शुरू किया 0 से, लेस देन एन तक लगा लिया। अगर गलती से भी आपसे यहाँ पर लेस देन इक्वल टू एन हो गया तो एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा? क्योंकि आप एक लेस देन इक्वल टू एन, मतलब मान लो अगर 5 एलिमेंट है तो आप इंडेक्स 5 को यूज कर रहे होगे, जो कि अलाउड नहीं है। तो जावा इज वेरी स्पेसिफिक अबाउट द इंडेक्सेस। सो ए आई इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इन। तो अगर मेरा एरे जो है वो 5 साइज का डिक्लेयर हुआ है, तो आप 0 से 4 तक ही इंडेक्स यूज कर सकते हो। अगर आपने उसकी रेंज के बाहर किया तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन जनरेट हो जाती है, विच इज अ रन टाइम एरर, एंड योर प्रोग्राम स्टॉप्स एग्जीक्यूटिंग देन एंड देयर। ठीक है,
सो ये हो गया आपका AI इज इक्वल टू sc.next एलिमेंट्स इनपुट हो गए। अब आप प्रिंट कराना चाहते हो तो आपने फिर से यहाँ पे लिखा entered array is, again you can take the loop for I is equal to 0, I less than n, I plus plus। अब मुझे प्रिंट भी कराना है, साथ के साथ मुझे सम भी निकालना है। सो आई एम गोइंग टू प्रिंट इट हियर, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln AI, उससे वो प्रिंट हो जाएगा। जो सम आपने वेरिएबल लिया है उसमें आपने AI को ऐड करा दिया। जब लूप से बाहर आए तो हमें एवरेज निकालनी है। एवरेज इज अ फ्लोट वेरिएबल, सम इंटेजर है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 5.0f, ताकि इंटेजर अपॉन फ्लोट एज अ फ्लोट और वो इसमें आ जाए, और फिर आप उसको प्रिंट करा सकते हो कि टोटल कितना है concatenated by sum। सिमिलर वे आपको एवरेज प्रिंट करानी है तो एवरेज इज दिस एंड देन क्लोज योर ब्रैकेट्स, दैट्स इट। ठीक है, फाइल का नाम रहेगा sum डॉट जावा। सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन प्रोसेस वन डायमेंशनल एरेज। सो ये हमने जो प्रोसेस किया, ये कौन से एरे को प्रोसेस किया? वन डायमेंशनल एरे को प्रोसेस करने के लिए एक ही लूप बहुत होता है, वो जीरो पोजीशन से लेके जो भी लास्ट पोजीशन है वहां तक चलेगा, एंड आप उसके ऊपर जो भी प्रोसेसिंग है वो कर सकते हो। ठीक है, तो आप पेपर के लिए जो अपने एरेस के बेसिक बेसिक प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि ये हो गया सम एवरेज वाला, देन मैक्सिमम ऑफ एन एरे एलिमेंट हो गया, ठीक है, या सर्च इन एन एरे हो गया, इनको प्रिपेयर करके जाओगे बिकॉज यू नेवर नो, आपको सीधा प्रोग्राम लिखने को भी आ सकता है कि राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू सर्च एन एलिमेंट इन द एरे। ठीक है, सो यू कैन गेट अ क्वेश्चन लाइक दैट ऑल्सो, सो यू शुड बी प्रिपेयर। अब मुझे बताओ 2D एरेस क्या होते हैं? व्हाट आर टू डायमेंशनल एरेस? दो स्क्वायर ब्रैकेट देंगे और फिर यहाँ पर आप नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बता दोगे। सो इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ साइज 3 by 5, 3 rows 5 columns। सो फर्स्ट वाला बताता है हाउ मेनी रोज यू गोइंग टू हैव, सेकंड वाला बताएगा हाउ मेनी कॉलम्स यू गोइंग टू हैव। ठीक है, और जब आप इसको प्रोसेस करेंगे तो कैसे प्रोसेस करेंगे? व्हेन आई नीड टू प्रोसेस अ 2D array, हाउ डू वी प्रोसेस इट? विद द हेल्प ऑफ अ नेस्टेड लूप, जिसमें आपका आउटर लूप चलेगा फॉर द नंबर ऑफ रो टाइम्स, इनर लूप चलेगा फॉर द नंबर ऑफ कॉलम टाइम्स, और इसके अंदर आप अपना ए आई जे यूजर से इनपुट करवाओ या खुद से जैसे भी वैल्यूज आपको पुट करनी है, यू कैन डू दैट। बट दिस इज हाउ अ मैट्रिक्स और अ 2D एरे इज प्रोसेस्ड। ठीक है, तो 1D एरे को जब भी प्रोसेस करना हो तो आप एक लूप लगाते हो, लेकिन जब आपको 2D एरे पे प्रोसेसिंग करनी होगी तो आपको दो लूप लगाने पड़ेंगे, नेस्टेड इन ईच अदर। ठीक है, ताकि वो आपके रो वाइज सारे एलिमेंट्स को फेच करे और स्टोर करे। Is that clear? सो ये हो गया हमारा यूनिट 1। ठीक है, सो रिवाइज्ड यूनिट 1, लूपिंग एरेज, ऑल दिस डन। नाउ आप इसको अच्छे से देखोगे, नोट्स की फाइल भी आपके साथ शेयर्ड है, सो यू कैन रीड फ्रॉम देयर एज वेल। और मैंने आज सारा ये आपको रिवाइज करा दिया, इसके प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर लेना, बेसिक जो सी में हमने किए थे और अभी जो जावा में भी कोर्स में करे हैं, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दोस। कल हम सुबह 11:30 बजे करेंगे, कल दो क्लासेस करेंगे। ठीक है, तो पहले वी विल हैव अ क्लास इन द मॉर्निंग एट 11:30, जिसके अंदर हम ये यूनिट 2 का वन शॉट करेंगे, इंट्रोड्यूसिंग क्लासेस, इनहेरिटेंस, इंटरफेसेस एंड पैकेजेस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। आप तब तक इसके पीवाई क्यूज करने की कोशिश करना, पीवाई क्यूज की फाइल कंटेंट सेक्शन में है,
सो जस्ट डू द यूनिट 1 क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। ठीक है, आपको जो पीवाई क्यूज मिलेंगे वो सेमेस्टर 4 वाले हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि सेमेस्टर 2 में ये पेपर पहली बार आया है। राइट, बीबीएमएस का केस अलग था, उसमें सेमेस्टर 2 चला आ रहा था, लेकिन ये आपका पहली बार सेमेस्टर 2 में जावा का पेपर हो रहा है। इससे पहले कभी जावा का पेपर सेमेस्टर 2 में नहीं हुआ है। इट वाज इन सेमेस्टर 4। ठीक है, तो उसका जो फोर्थ यूनिट के क्वेश्चंस होंगे, मतलब आपको अगर कोई क्वेश्चन मिलता है जो कि जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी जेडीबीसी से लिंक्ड है, या फिर जावा में एडब्ल्यूटी या स्विंग कंट्रोल्स वाला है, इवेंट हैंडलिंग वाला है, तो वो आप स्किप कर दोगे, वो क्वेश्चंस आपके काम के नहीं है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो सेमेस्टर 4 के सिलेबस में है। ठीक है, सो दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। वो क्वेश्चंस देके घबराना मत कि ये क्या आ गया, मैं ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने, तो वो आपके सिलेबस में ही नहीं है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ये हम सुबह कर लेंगे 11:30 बजे। फिर उसके बाद हम अराउंड 3-3:30 विल हैव अनदर क्लास, जिसमें हम आपका यूनिट 3 का वन शॉट कर लेंगे। ठीक है, देन हमारे पास रह जाएगा 3rd ऑफ जून। 3rd ऑफ जून को सुबह हम कर लेंगे इसका वन शॉट, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग का। और फिर दोपहर में हम 1.5-2 घंटा बैठ के अपना पीवाई क्यूज जितने भी हैं हमारे पास वो निपटा लेंगे। ठीक है, इज दैट ओके? क्लियर है? अभी किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट्स? एनीवन हैज any sort of question you want to ask? So that is it about one shot of unit 1 of object oriented programming in Java. कोई भी टॉपिक अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम लग रही है तो उसकी डिटेल्ड वीडियोस हैं, उसमें से उसको देखो अच्छे से। ठीक है, आपके पास रिकॉर्डेड सारी क्लासेस हैं पहले वाली, सो वॉच दैट इन डिटेल। कोई भी डाउट होगा वो आप मुझसे कल पूछ सकते हो। यस यशस्वी, इफ यू वांट सेपरेट टॉपिक वाइज मैं वो भी अभी भेज देती हूँ। ठीक है, बट इट इज देयर, राइट? चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर स्टार्टिंग। कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप पे आई एम अवेलेबल, यू कैन कीप पोस्टिंग योर क्वेश्चंस देयर। ठीक है, चलिए, बाय।